yesterday we have studied about Lamis theorem and हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लैमिस थ्योरम की हम किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन करके एंड इफ रिक्वायर्ड वी कैन फाइंड अ फोर्स, ठीक है। सो उसी एप्लीकेशन को हम लोग अभी देखेंगे, मतलब उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके का हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपको ये लैमिस थ्योरम जो है उसको कैसे यूज करना है उसको एग्जैक्टली आप समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैमिस थ्योरम का एक क्वेश्चन लेके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, अदरवाइज मैं कल ही आपको बता देता तो आपको समझ में आ जाता, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पर एक वॉल गिवन है, ठीक है। ये वॉल है ए बी, क्या है, वॉल ए बी, और ये एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, कुछ उस तरीके से एक स्ट्रिंग गिवन है ये, ठीक है। और ये हमने एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है F, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 8 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में लग रहा है टेंशन T। अब आपको गिवन क्या क्या है वो देखिए, आपको गिवन है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है कि ये जो स्ट्रिंग है जिसे हमने एक एंड पे कनेक्ट किया हुआ है, वो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 0.5 मीटर, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये मान लो पॉइंट ए हो गया, इसे इसे मैं पॉइंट बी कह देता हूँ, और ये हमने पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो गिवन है डिस्टेंस वो एक्स है, मतलब हमें पता नहीं है, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 0.4 मीटर। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ये लेंथ 0.5 मीटर है, ये 0.4 है, तो ये एक्स कितना आ जाना चाहिए, कितना आएगा बेटा, 0.3 आएगा, राइट। ये हमारे लिए बहुत आसान था, ठीक है। ओके, अब आपसे पूछा ये गया है कि अब ये सिचुएशन है, ठीक है। द पॉइंट जो सी है उस पॉइंट सी पे एफ फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है। सो नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स एफ। क्या पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ, find the magnitudes of the tension T and the force F। ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। अब आप क्या करोगे बताओ, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक चीज पता चल जाएगी बेटा, ये थीटा जो है वो थीटा हमें मिल जाएगा। ये थीटा कितना आएगा बता सकता है क्या कोई, ये थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यस और नो। अरे भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अगर आप करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है 0.3 और हाइपोटेनियस कितना है 0.5, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 3/5। कितना आ गया साइन थीटा, अरे सही है ना, यस सर। हाँ साइन थीटा कितना आ जाता है 3/5, यस और नो। तो साइन थीटा जब 3/5 आया तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 37 डिग्री हो गया क्या, साइन 37 कितना होता है 3/5 होता है कि नहीं होता, अरे सो जाते हो क्या तुम लोग,
बताइए क्या वैल्यू sin 37 क्या होता है? 3/5 3/5 राइट। तो हमने थीटा निकाल लिया, थीटा हमारा आ गया 37 डिग्री। ओके, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो फोर्स लिया, सपोज फोर्स F लिया है, तो फोर्स के सामने जो एंगल आएगा ये हमें एंगल लेना होगा। अगर हम लेमिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो F बाय साइन, ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल 90 है कि नहीं है या नहीं? तो साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। फिर यस सर ये 8 न्यूटन वाला जो फोर्स है, इस 8 न्यूटन के सामने कितना एंगल आएगा? ये वाला एंगल आएगा। 8 न्यूटन के सामने ये एंगल आ गया, थीटा तो कितना आएगा? 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? तो हम क्या लिखेंगे? 8 बाय साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अब टेंशन Yes, टी, sir. तो टी बाय, ये टेंशन टी है, अब टेंशन टी के सामने Sin कौन सा 90 एंगल बच गया है? 90 ये एंगल आ गया, तो ये एंगल कितना आएगा? 90। तो साइन 90। बोलो, आई बात समझ में? यस सर अब इसको यहां रख लेते हैं, ठीक है। ओके, हमें क्या क्या फाइंड करना है? एफ फाइंड करना है और टी फाइंड करना है, ठीक। कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को लूं, क्या कि t बाय साइन 90 इज इक्वल्स टू 8 बाय साइन 180 माइनस थीटा। अब थीटा कितना है? तो थीटा है आपका 37 डिग्री। कितना है थीटा? 37 डिग्री। बोलो, आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा। ओके, अब आप जैसे जानते हैं कि अगर मैं करूं ऑल एस टी सी, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? sin theta yes sir तो t बाय साइन 90 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 8 बाय साइन 180 माइनस 37, तो साइन 37, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? टेंशन t इज इक्वल्स टू 8 बाय साइन 37, और साइन 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/5। 3/5 कितना होता है? 3/5 ये आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? एक मिनट, हाँ, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, सही है। तो ये आपका टेंशन आ गया कितना? 40/3 न्यूटन, ठीक है। टेंशन कितना आ गया? 40/3 न्यूटन। बोलो, क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब आपको निकालना है एफ। ये हमारा टेंशन आ गया, टेंशन आ गया 40/3 न्यूटन, ठीक। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट एफ। तो क्या लिखेंगे? एफ बाय साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू टी बाय साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू हम जानते हैं कितना है? 1। अब f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? t इंटू साइन 90 प्लस थीटा। वी नो द वैल्यू ऑफ टेंशन t। क्या वैल्यू है t का? वो है 40/3। तो हमने लिख दिया 40/3 साइन 90 प्लस थीटा। देखो, साइन 90 यहाँ पर प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos theta कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस या माइनस? plus तो ये आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 37। तो ये हो जाएगा 40/3 इंटू कॉस 37। कॉस 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5। 4/5 यस, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 40 इंटू 4 160 डिवाइड बाय 15। ये आपका आंसर आ गया। बोलो, क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आ गया? yes sir कोई दिक्कत यहाँ पे? no sir no sir पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक्चुअली कंसेप्ट क्या है कि हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसे हमने स्टडी किया, ठीक है, हमने नॉर्मल फोर्सेस को स्टडी किया, रिएक्शन फोर्सेस को स्टडी किया, तो एक आप लोगों के ना काफी मतलब इम्पोर्टेंट हम ही कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्कूल इवन स्कूल में भी पूछे जाते हैं और जेईई नीट में भी पूछे जाते हैं। तो सपोज आपसे अगर एक क्वेश्चन ऐसा है कि अपरेंट वेट निकालना है, अपरेंट वेट इन अ मूविंग लिफ्ट, ये टॉपिक का नाम है, अपरेंट वेट इन अ मूविंग लिफ्ट, ठीक है, ये टॉपिक है। अब इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है कि हमारे पास में एक लिफ्ट है, क्या है, एक लिफ्ट, ये मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है, और इस लिफ्ट के अंदर मान लो नक्षत्र खड़ा है, ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है कि ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक और चीज ये है कि नक्षत्र को ना वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा किया गया, किसके ऊपर, वेइंग स्केल के ऊपर, मतलब यहाँ पर एक वेइंग स्केल रखा हुआ है, इस वेइंग स्केल के ऊपर नक्षत्र को खड़ा कर दिया गया, ठीक, ये वेइंग स्केल है। अब पूछा गया कि मान लो नक्षत्र का वेट 50 न्यूटन है, कितना है, 50 न्यूटन, ठीक, तो रियलिटी में 50 न्यूटन है, लेकिन अगर ये है कंडीशन, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि लिफ्ट इज एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है, लिफ्ट इज एट रेस्ट कंडीशन, पहली तो ये कंडीशन है, या फिर लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो इस केस में वेइंग स्केल पे क्या मेजर करेगा, मतलब जो है एक्चुअल में उतना ही शो करेगा, ज्यादा करेगा या कम करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेइंग स्केल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg। अब जितना फोर्स नक्षत्र वेइंग स्केल पे लगाएगा, क्या उतना ही फोर्स वेइंग स्केल नक्षत्र के ऊपर लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे हम कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स, या फिर हम उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स, क्या कह सकते हैं, रिएक्शन फोर्स। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अब यहाँ पर बेटा या तो रेस्ट कंडीशन है, या तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब हम ये कहें कि यहाँ पर n जो है, नॉर्मल फोर्स जो है, वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, mg के, यस और नो, भाई नॉर्मल फोर्स किसके इक्विवेलेंट होगा, mg के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स होगा वो कितना आएगा, mg। इसका मतलब अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट, अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, 0। अगर आपने लिफ्ट को रेस्ट कंडीशन में रखा है और आप लिफ्ट के ऊपर जाके खड़े हो जाते हो, तो आपका जितना वेट है उतना ही वेट वो शो करने वाला है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। बोलो, आई बात समझ में। यस सर। ठीक है, Yes, sir. दूसरी चीज समझिए, सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ऐसी है कि लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग with a acceleration, lift is moving with
a acceleration in upward direction, in upward डायरेक्शन। ठीक है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ये है। अब ये जो लिफ्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन, मतलब कुछ इस तरीके से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब उसमें जो इंसान है, मतलब जो नक्षत्र है, वो भी तो ऊपर जाएगा, तो उसके ऊपर भी तो फोर्स लग रहा होगा। तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? m इंटू ए। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? m इंटू ए। भैया ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक फोर्स तो देखो n इज इक्वल्स टू एम जी, जो लग रहा है ऊपर की तरफ वो तो है ही, प्लस एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अपरेंट वेट जो मिलेगा, दैट अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जो ऊपर की तरफ लग रहा है mg, प्लस ये एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है a, तो हम लिखेंगे mg प्लस ma। तो अपरेंट वेट हमें जो मिलेगा, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि रिएक्शन फोर्स जो हमें मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो मिलेगा m टाइम्स ऑफ g प्लस a। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है, कई लोग क्या लिखते हैं, अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू w नॉट प्लस ma, मतलब एक्चुअल वेट प्लस ma। मतलब यहाँ पर जो अपरेंट वेट मिलेगा, ये अपरेंट वेट कितना होगा? इट मस्ट बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट, यस और नो? अरे भाई समझ में आ रहा है? अपरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से क्या होगा? ज्यादा ही होगा। एक्चुअल वेट को हमने डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहो तो इसे r डैश इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा हो तो ही हाँ बोलना, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? पहले ही बताओ। यस सबको Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, अब देखो थर्ड केस। तीसरा केस क्या है? Now the lift is moving in downward direction with a acceleration। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कितने एक्सेलरेशन के साथ में? a एक्सेलरेशन के साथ में। ठीक है, तो आप बताओ क्या आएगा? अब तो भाई नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो वेट अपरेंट क्या लिख सकते हैं? सर आपकी आवाज कट रही है। नहीं आ रही सर आवाज। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हमें अब अपरेंट वेट लिखना है तो हम क्या लिख पाएंगे बताइए? अब देखो ऊपर की तरफ जो है n इज इक्वल टू एम जी, ऊपर की तरफ लग रहा है, बट एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपरेंट वेट अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बताओ? रिद्धि बताओ क्या लिख सकते हैं? अपरेंट वेट क्या आएगा? एम जी माइनस एम ए। वेरी गुड। तो हम क्या लिख सकते हैं? m टाइम्स ऑफ g माइनस ए। तो यहाँ पर अब जो अपरेंट वेट मिलेगा, दिस वेट इज एक्चुअली देन, मतलब लेस देन एक्चुअल वेट। दिस अपरेंट वेट इज लेस देन द एक्चुअल वेट। बोलो आई बात समझ में? यस क्या ये फंडा क्लियर है सभी को? भाई देखो, अब इस चीज को आप समझो। सपोज आप लिफ्ट को, आप सभी ने लिफ्ट को यूज किया है, राइट? तो अब आप सोचो कि जब आप लिफ्ट में मतलब सपोज आप 5th फ्लोर पे हो और आप लिफ्ट में 5th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हो, तो जैसे ही आपने ग्राउंड फ्लोर के लिए बटन दबाया,
उस टाइम पे आप देखना, आप फील करोगे कि आपका वेट अचानक से जो है वो कम कम फील करते हो आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी में जो वेट है वो कम हो गया अचानक से, फॉर अ मोमेंट। ऐसा नहीं कि वो कम हो जाता है, बट फॉर अ मोमेंट आपको ऐसा फील होता है। किया है कभी ऐसा फील आप लोगों ने? अरे भाई ऐसा कभी फील हुआ है? कहाँ से फील होगा? आधे से ज्यादा टाइम तो तुम लिफ्ट में भी मोबाइल लेके घूमते रहते होंगे, तो दिमाग चलता ही नहीं होगा उस डायरेक्शन में कि ऐसा कुछ फील हुआ। समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. लिफ्ट में जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, सपोज आप ग्राउंड फ्लोर पे टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे हो और आपने टॉप फ्लोर के लिए बटन दबाया, तो आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि अचानक से आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया। वो मोमेंट्री होता है, दैट यू हैव टू फील। ठीक है, उसमें आपको अपने दिमाग को वहां फोकस करना पड़ेगा, तब आपको ये फील होता है। जनरली ऐसे ही फील हो जाना चाहिए, बट क्या है ना, आप लोग अपनी मोबाइल की दुनिया में घुसे रहते हो ना, तो वहां से बाहर निकल के थोड़ा बहुत फील करना पड़ता है इन चीजों को। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Great. यस बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है अब? No, sir. भाई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। है किसी को कोई डाउट? नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, अब जैसे मैंने आपको कल कहा था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर हम उसे कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो क्या है ये देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम आप सभी जानते हैं, हम क्या लिखते हैं लीनियर मोमेंटम के लिए? मास इनटू वेलोसिटी। सभी को पता है ना ये चीज? हाँ भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ये sir. क्या Yes, है sir. वो देखिए, हम कह सकते हैं it states that if no external force acts on a system, the momentum of the system remains constant. क्या है? It states that if no external force acts on a system, the momentum of the system remains constant. The momentum of the system remains constant. ठीक है, अब हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है सिस्टम। सिस्टम क्यों यूज किया है? क्योंकि मान लीजिए हमारे पास में दो बॉडीज हैं। हमारे पास में क्या है? सपोज दो बॉडीज है, बॉडी ए और बॉडी बी हो गया। अब ये दो बॉडीज जो हैं, अगर वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने पे इंडिविजुअली हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअली बॉडी ए और बॉडी बी, इन दोनों का मोमेंटम चेंज हो सकता है, बट इंडिविजुअली चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बॉडी ए और बॉडी बी को एक सिस्टम मान लेते हैं, क्या कर देते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी को अगर हम एक सिस्टम मान लेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हम ये कहेंगे कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, मतलब मोमेंटम विल नॉट चेंज।
मतलब पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? हेलो, Yes, sir. देखिए सपोज यहाँ पर हमने ये कहा कि वी हैव टू बॉडीज एंड P1 and P2 are the momentum of the two bodies at any instant in the absence of external force। ठीक है, तो हमने ये कहा कि भाई P1 and P2 जो है, ये P1 plus P2 is equals to constant, equals to क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है क्यों? क्योंकि हमने इसे एक सिस्टम लिया है। बोलो समझ में आया? अच्छा, अब if due to mutual interaction the momentum of the two bodies becomes P1 and P2 dash, then according to principle of conservation of momentum क्या कहते हैं कि momentum before collision equals to momentum आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आएगा? P1 प्लस P2 एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या आ जाता है? तो P1 डैश प्लस P2 डैश। बोलो एक बात समझ में? तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन को बेटा हम लिख सकते हैं m1u1 और m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, बात आई समझ में? जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं आपको ये मान लो ये बॉल ए हो गया, ये मान लो हमने बॉल बी ले लिया। ठीक, अब इसका ये m1 मास है, ये m2 मास है, m1 m2, इसके इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ठीक, अब क्या हुआ? अब हुआ ऐसा कि u1 जो है वो u2 से जाके टकरा गया ऐसे। ठीक है, अब u1 जब u2 मतलब m1 जब m2 से जाके टकराया तो डेफिनेटली उनके बीच में कोलिजन होने की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, मोमेंटम चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि उनके अंदर जो वेलोसिटीज थी उन वेलोसिटीज में चेंज आया। चेंज क्या आया कि ये जो u1 और u2 वेलोसिटीज थी, अब ये वेलोसिटी हो गई v1 और ये वेलोसिटी हो गई v2। बोलो आई बात समझ में? हाँ भाई समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का खेल। ठीक है ना, अगर हम इसे प्रूफ करने की कोशिश करें, क्या कि प्रूफ क्या करना है कि इनिशियल मतलब सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है और सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है, ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया और ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम। अब यहाँ पर देखिए कि जब मैंने ये कहा कि दे बोथ कोलाइड, मतलब दोनों के बीच में जब एक म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन में हम ये कहेंगे इफ द बॉडी बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ए, मान लो इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने ये कहा इफ द बॉडी बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ए, तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि आप जानते हैं कि फोर्स इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? अरे बोलो जल्दी, बोलो जल्दी भाई साहब, पढ़ते पढ़ते हो नहीं, बैठे हैं पढ़ने यहाँ पे,
पढ़ा है? F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे ये F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T नहीं पढ़ा क्या? हमने ये पढ़ा था F इज इक्वल्स टू M डॉट डेल्टा V बाई डेल्टा T, ये पढ़ा था, याद है सभी को? Yes, sir. तो M इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T क्या होता है? F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T तो होगा, और क्या होगा? और F इंटू डेल्टा T भी हमने पढ़ा था, जिसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। क्या कहते हैं इसको? इम्पल्स। Impulse. याद आया कि नहीं आया इम्पल्स? अब Yes, sir. पढ़ा करो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा नहीं तो। अब यहाँ देखो, तो F फोर्स ऑन बॉडी B D2A इंटू डेल्टा T, तो किसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है? If the body B exert a force FBA on the body A, मैंने क्या लिखा है? फोर्स ऑन बॉडी B D2A, चलो कोई बात नहीं। तो हमने किस पे ऊपर फोर्स अप्लाई किया है? बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई किया है। किस पे? बॉडी बी पे। तो किसके मोमेंटम में चेंज आएगा? तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी, जिसके ऊपर फोर्स लगा है उसी की बॉडी के अंदर मोमेंटम चेंज होगा, उसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, राइट? सिमिलरली अगर हम कहें कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी क्या आ जाएगा? चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी, भाई अगर मैंने ये कहा, कहाँ गया भाई, ये रहा। सपोज इसको मैंने कहा कि m1u1, इसका मतलब ये p1 है, ठीक है, और m2u2 ये p2 है। तो किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है? बॉडी बी का। तो बॉडी बी का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है क्या होगा? p2 था और क्या हो गया? p2 डैश। कितना था? p2, और हुआ कितना? p2 डैश। तो हम लिख सकते हैं P2 डैश माइनस P2, लिख सकते हैं कि नहीं? बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कौन सी बॉडी पे फोर्स लगा? बॉडी बी पे। किस पे फोर्स लगा? Body B. बॉडी बी पे फोर्स लगा, तो किसका मोमेंटम चेंज होगा? B का. जिस बॉडी पे बेटा फोर्स लगेगा उसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। ये सुनो। Yes, sir. तो तो कौन सी बॉडी पे फोर्स लगा है? बी बॉडी पे। किस पे लगा है? B. बी बॉडी पे। देखो यहाँ पर ऐसा है कि ये मान लो आपकी बॉडी ए है, इसमें मैंने लिखा m1u1 और इसका मोमेंटम हो गया p1। अब ये बॉडी बी है, इसको मैंने लिखा m2u2, इसका मोमेंटम हो गया p2। आफ्टर कोलिजन ए बॉडी है, इसका हो गया m1v1, इसका मोमेंटम हो गया p1 डैश। ये बॉडी बी है, इसका मोमेंटम हो गया m2v2 आफ्टर कोलिजन, तो ये हो गया p2 डैश। तो कौन सी बॉडी का बेटा मोमेंटम चेंज हो रहा है? कौन सी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है? Body B. बॉडी बी का चेंज हो रहा है। तो बॉडी बी का जब चेंज होगा तो फाइनल मोमेंटम कितना है? P2 डैश। इनिशियल मोमेंटम कितना है? P2। तो क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने लिखा P2 डैश माइनस P2। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर बॉडी बी ने ए पे फोर्स लगाया है, तो क्या बॉडी ए भी तो बी पे फोर्स लगाएगी ना? लगाएगी कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन अ बॉडी ए ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब किसका मोमेंटम, किस पे फोर्स लग रहा है? किस पे फोर्स लग रहा है? किस पे फोर्स बॉडी लग ए रहा पे। है? बॉडी ए पे। Body किस A पे लग पे. रहा है? Body A पे. तो जब बॉडी ए पे फोर्स लगेगा तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? Body A का. तो बॉडी ए का मोमेंटम क्या चेंज होगा? देखो P1 डैश माइनस P1 कितना हो जाएगा? P1 डैश माइनस P1। बोलो आई बात समझ में? समझ में आया? Yes. As per Newton's third law, Newton's
as per न्यूटन्स थर्ड लॉ हम क्या कहते हैं कि फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू P इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू A। क्या यही होते हैं बेटा? क्या ये सही है? यह लिखा हुआ सही है ना भाई? जितना बॉडी A Yes, B sir. पे फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स बॉडी B A पे लगाएगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट द ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। तो वही तो है, फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू A। फोर्सेस आर सेम बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया है। क्लियर हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. Now, if we compare this, कंपेयर करके देखें इसको, क्या करते हैं? यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डेल्टा टी से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा टी से। ठीक, तो क्या मैं यहाँ पर एफ ए बी डेल्टा टी की जगह मैं लिख सकता हूँ P1 डैश माइनस P1, लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते Yes, हैं? sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, P1 sir. dash minus P1 is equals to minus of FBA delta T। कहाँ गया FBA delta T? ये रहा। तो क्या लिखूंगा? P2 dash minus P2 लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? P2 dash minus P2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. तो यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे लिख दिया P2 dash minus P2, राइट? तो अब देखो क्या लिख सकते हैं? P1 डैश P1 डैश माइनस P1 इज इक्वल्स टू P2 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा माइनस P2 डैश। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो माइनस P1 इसे यहाँ ले आते हैं और ये जो P2 डैश है उसे यहाँ ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P1 डैश प्लस P2 डैश। क्या ये हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा? अरे बेटा ये समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. अरे तुमको इतना मैथमेटिक्स भी नहीं आएगा क्या? ये मैंने यहाँ पर क्या किया क्लियर नहीं है आपको? P1 डैश माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस P2 डैश प्लस P2। तो P2 और P1 की पोजीशंस को चेंज करके देखो। देखो P1 को, ये जो माइनस P1 है, इस माइनस P1 को, ये माइनस P1 को मैं यहाँ लेके आ गया तो प्लस P1 हो गया, और ये माइनस P2 डैश को यहाँ लेके आ गया तो प्लस P2 हो गया। बोलो आया समझ में कि नहीं? समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने कंप्लीट कर लिया। बोलो कोई दिक्कत है भाई? किसी को दिक्कत? No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक मशीन गन है, और मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। A machine gun fires a bullet of mass 50 ग्राम। तो कितना मास है बुलेट का? 50 ग्राम। With a velocity of 1500 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना गिवन है? 1500 मीटर पर सेकंड। The man holding it can exert a maximum force of 600 Newton. A man can
apply a force of 600 Newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the most? Question क्या है? How many bullets can he fire per second at the most? ये क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है बेटा आप सभी को? क्या क्वेश्चन है कि एक मशीन गन है, उस मशीन गन में से हमने बुलेट फायर की. बुलेट का मास 50 ग्राम है एंड उसकी वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड है. और सपोज आपने जब फायर किया तो फायर करते वक्त जो आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, मतलब बुलेट जो मशीन गन है उसको होल्ड भी तो रखना पड़ेगा. उसको होल्ड ऐसे करेंगे आप, शोल्डर पे ऐसे रख के फायर करते हैं, राइट? तो जब आप उसे होल्ड करेंगे तो 600 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो उसको होल्ड करने के लिए. ठीक है, मतलब मैक्सिमम लिमिट आपकी कितनी है कि 600 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो उसको होल्ड करने के लिए. मतलब जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे, अगर उतना ही फोर्स वो अप्लाई कर देती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मतलब 600 न्यूटन तक अगर मशीन गन आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन 600 न्यूटन से ऊपर अगर गया मशीन गन ने जो फोर्स अप्लाई किया आपकी बॉडी पे, देन इट कैन बी ट्रबल. तो क्वेश्चन ये है कि 600 न्यूटन जो फोर्स आपकी लिमिट है, उस लिमिट पे एक सेकंड में कितने बुलेट आप फायर कर सकते हो? हाउ मेनी बुलेट्स यू कैन फायर इन 1 सेकंड? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे. ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, समझिए. सर हाँ बेटा. मतलब कि एवरी सेकंड पे 600 न्यूटन फोर्स लग रहा है सर. हाँ, एवरी सेकंड पे. हाँ ठीक है. अब देखिए नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कितनी फायर कर पाएगा. तो हमें पहली चीज तो ये पता है कि F इंटू डेल्टा टी ये होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्विवेलेंट. तो चेंज इन मोमेंटम को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ डेल्टा पी. ठीक है, तो F फोर्स कितना है? तो फोर्स है 600 न्यूटन. डेल्टा टी मतलब 1 सेकंड. डेल्टा टी मतलब 1 सेकंड इक्वल्स टू डेल्टा पी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स. अगर मैं एक बुलेट की बात करूं, किसकी? एक बुलेट की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. लिख सकता हूं ऐसे बेटा? देखो ऐसे लिख देते यस हैं सर. कि P2 माइनस P1. तो P2 क्या हो जाएगा? mv माइनस mu, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अच्छा, अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और जो मशीन गन आप पे फोर्स अप्लाई करेगी, वो दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे? कैसे होंगे? ऑपोजिट होंगे. यस और नो? यस ऑपोजिट होंगे ना. तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि F डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी. क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डेल्टा पी, बिकॉज इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब ये बेटा एक बुलेट की बात हुई. कितनी? एक बुलेट की. लेकिन अगर मुझे पूछा ये गया है कि हाउ मेनी बुलेट्स, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? n नंबर ऑफ बुलेट्स लेनी पड़ेगी कि n नंबर ऑफ बुलेट्स कैन बी फायर्ड. तो n इंटू mv माइनस mu. तो हमें n निकालना है. तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 600 बाय, इधर माइनस रख लेता हूं अभी, mv माइनस mu. तो 600 बाय mv, मास कितना है? 50 ग्राम. इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में. किस में? केजी में. कर सकते हैं ना? तो 0.050 इंटू v माइनस u. v कितना है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 1500. और इनिशियली बुलेट कैसी कंडीशन में होती है? रेस्ट. तो 0. वही समझ में आ रहा है? यस सर. तो क्या Yes, लिखेंगे? sir. देखो हम लिखेंगे 600 बाय 0.050 इंटू 1500.
ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 गया, ठीक। तो यहां पर n जो आएगा वो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स जो हम फायर कर सकते हैं वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। वही समझ में आया? Yes, sir. देखो यहाँ पर एक चीज समझो, एक चीज जो है हाँ, हमने बुलेट को फायर किया है, राइट। तो बुलेट को जो हमने फायर किया है, यहाँ पर एक स्टेप है जो चेंज करेंगे हम लोग। हाँ, ये देखो, हमने बुलेट को फायर किया, तो बुलेट को जब फायर किया उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी उसकी 1500 आई, सॉरी, फाइनली तो रेस्ट में आ जाएगा बुलेट। भाई आपने फायर किया, उसके कुछ देर बाद वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, यस और नो। लेकिन इनिशियली आपने जो फायर किया, बिकॉज फोर्स उसी का तो लग रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? 1500 मीटर पर सेकंड आएगी। इनिशियल वेलोसिटी 1500 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पर माइनस एन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये एन की वैल्यू आ जाएगी 8। समझ में आया? भाई बुलेट जो है उसे तो आप फायर करोगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, और कुछ टाइम के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, यही बुलेट जो है वो फाइनली कैसी आ जाती है? रेस्ट कंडीशन में आ जाती है। बोलो, आई बात समझ में? बेटा जी समझ में आया? यस सर। पक्का? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, तो मास ऑफ बॉल इज 500 ग्राम, इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो बॉल की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। इट इज रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम स्पीड, रिफ्लेक्टेड बैक with the same speed. What is the impulse applied? Impulse ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए, मास कितना है? 500 ग्राम। कितना है? 500 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? अरे वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये बॉल है, मास ऑफ बॉल है 500 ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 kg। वेलोसिटी ऑफ बॉल है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सेम स्पीड है, तो इम्पल्स अप्लाइड पूछा जा रहा है आपसे, तो इम्पल्स क्या आ जाएगी? इम्पल्स के लिए हम लिख सकते हैं, इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है। इम्पल्स क्या होता है? अरे इम्पल्स क्या होता है? हमने क्या लिखा इम्पल्स को? एफ डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखा? डेल्टा पी। यस और नो? यही तो लिखा ना बेटा, एफ डॉट डेल्टा टी क्या होता है? इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स पूछा जा रहा है आपसे, तो इम्पल्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम है एम यू, फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी। तो इनिशियली कितना है? तो इनिशियली हम लिख सकते हैं m इंटू यू माइनस वी। तो m इंटू यू माइनस वी, तो u कितना आएगा? u कितना आ गया? कितनी है इनिशियल स्पीड? 10 मीटर पर सेकंड है, माइनस फाइनल स्पीड कितनी है? फाइनल स्पीड भाई यहाँ पे देखो, बॉल यहाँ पर है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई, अब ये यहाँ बॉल जाके टकराई और टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हुई,
तो 10 की जगह कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस ऑफ -10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। और मास कितना गिवन है, मास कितना गिवन है, 0.5, तो ये हो जाएगा 20 × 0.5। तो 20 × 0.5 कितना होता है बेटा, 10 kg/m² इनवर्स। ये आंसर आ जाएगा। 20 × 0.5 कितना हो जाएगा, 10 kg/m² इनवर्स। बोलो आई बात समझ में। ये मोमेंटम की यूनिट होती है Yes, sir. kg/m² इनवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। No doubt, sir. है भाई किसी को कोई डाउट यहाँ तक, सोच लो फिर बताओ, जल्दी नहीं है। ठीक है, समझ में आया। हेलो, Yes, sir. mv - mu। जैसे मान लो ये बॉल है, ये बॉल जा रही है यहाँ पे आगे टकरा, अब मान लो ये O है और ये x पॉइंट है, तो ये OX हो गया। अब ये जो बॉल है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से OX डायरेक्शन में जा रही है। कौन सी डायरेक्शन में, तो मैं लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकंड अलोंग OX। और जब ये रिटर्न हो रही है तब ये कितनी स्पीड से हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड अलोंग XO। अब आप देखो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग आ रही है। तो अगर मान लो मैं फाइनल माइनस इनिशियल अगर लेना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल कितनी है 10, तो मैंने लिखा 10 माइनस, अब ये XO के अलोंग है, किसके अलोंग है, ये XO के। तो ये वाली जो है इनिशियल, उसको भी मुझे XO के अलोंग करना पड़ेगा डायरेक्शन सेम रखने के लिए। तो ये 10 का क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, 20 kg/m² इनवर्स। बोलो आई बात समझ में। मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें डायरेक्शन का वहां पे ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोलो आई बात समझ में। Yes. हेलो, समझ में आया बेटा। Yes, sir. कोई डाउट है Yes, किसी sir. को आज के लेक्चर में, No, sir. No, एनीवन हैज एनी डाउट।